सभी सुधी जनों को सादर नमन। मैंने संस्कृत की विदुषियों और महिला कवियों पर जो चर्चा आरंभ की थी, उसके क्रम में पहले कुछ महीने पहले अनेक विदुषियों और महिला कवियों पर तथा वैदिक महिला ऋषियों पर भी बात मैंने की। कल के एक वक्तव्य में मैंने गंगा देवी और उनके मधुरा विजय महाकाव्य पर बात की है। इस क्रम में कतिपय और महत्वपूर्ण महिला कवि संस्कृत की छूट गई हैं, उनमें से कुछ पर चर्चा आज मैं करूंगा। एक कवि फल्गु हस्तिनी है। उनका एक ही पद्य बहुत प्रचलित रहा है, पंडित समाज में बहुशः उद्धृत होता रहा है और किसी गुणी व्यक्ति की मृत्यु पर उसका स्मरण इस पद्य का किया जाता रहा है। जल्हण की सूक्ति मुक्तावली में यह पद्य फल्गु हस्तिनी के नाम से उद्धृत है। यद्यपि भर्तृहरि के नीति शतक में भी यह भर्तृहरि के नाम से मिलता है, पर भर्तृहरि के नीति शतक में तो अनेक कवियों के पद्य जोड़ दिए गए हैं और उसके पीछे दृष्टि यह रही है कि कोई अच्छा पद्य है, कहीं लुप्त न हो जाए स्मृति से। तो भर्तृहरि के नाम से तो सब चलता है, उनके नीति शतक में जोड़ दो, कोई अच्छा नीति का श्लोक है, बचा रहेगा कम से कम। यह सदाशयता रही है, इसलिए भर्तृहरि के नीति शतक में सैकड़ों प्रक्षिप्त पद्य जोड़े गए। डी कौसंबी ने उस पर काम किया है। तो जितने प्रक्षिप्त पद्य हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए, जो अलग अलग पांडुलिपियों में नीति शतक की मिलते हैं, तो सैकड़ों की संख्या होती है, 100 से कई गुना। जल्हण 13वीं शताब्दी के एक प्रामाणिक सुभाषित संग्रहकार हैं। उनको यदि जानकारी है कि ये फल्गु हस्तिनी का है तो कोई प्रामाणिक जानकारी होनी चाहिए, इसलिए फल्गु हस्तिनी का यह पद्य माना जाना चाहिए। केवल जल्हण के द्वारा ही नहीं, और भी अन्य सुभाषित संग्रहकारों ने इस पद्य को फल्गु हस्तिनी के द्वारा प्रणीत ही माना है। सृजति तावदशेष गुणाकरम पुरुषरत्नमलंकरणं भुवः तदपि तत्क्षणभंगी करोति चेदः कष्टमपंडितता विधेः। अशेष गुणाकर, धरती के अलंकार, समस्त गुणों के निधान पुरुष रत्न को रचता है विधाता, और उसे भी क्षणभंगुर बना देता है, उसे भी तत्क्षण समाप्त होने वाला बना देता है। उसे भी क्षणभंगुर बना दिया तो कितना कष्ट है विधाता की, कैसी है अपंडितता है। फल्गु हस्तिनी कितनी अच्छी कवि रही होंगी, क्योंकि एक एक शब्द बहुत चुन चुन करके लिखा है, रचा है। अशेष गुणाकर और पुरुष रत्न और भुवा अलंकरणम, 3 विशेषण दिए हैं और एकदम से उनको काटा है। तदपि तत्क्षणभंगी करोति चेत, और अंतिम पंक्ति में चतुर्थ पाद में अपंडितता शब्द का प्रयोग बहुत ही अच्छा किया है और कुछ न कह करके अपांडित्य कह दिया है। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी कि कैसी क्रूरता है, कैसी मूर्खता कह देती, पर ऐसा अच्छा शब्द उन्होंने अपांडित्य उसको कह दिया है। इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है, तो अपांडित्य ही है विधाता का। यह एक पद्य है संसार में शोक की स्थायिता और जीवन की क्षणभंगुरता बताने के लिए द्रुत विलंबित छंद का चयन जो किया है फल्गु हस्तिनी ने, वह बड़ा ही समीचीन है। तेजी से कोई काम करता है और फिर ढील देकर के छोड़ देता है। यही पद्य वल्लभदेव की सुभाषितावली में भी फल्गु हस्तिनी के नाम से उद्धृत है। वल्लभदेव 15वीं शताब्दी के प्रामाणिक सुभाषित संग्रहकार हैं, इसलिए कम से कम 2 सुभाषित संग्रहों में यह पद्य फल्गु हस्तिनी के नाम से उद्धृत है, अतएव फल्गु हस्तिनी के द्वारा ही रचा हुआ है।
फल्गुहस्तिनी ने श्रृंगार और विरह पर सुंदर कविताएं लिखी थीं। कितने कितने पद्य लुप्त हो गए इन महिला कवियों के। कहाँ रह कर के घर में कहीं गृहिणी होते हुए उन्होंने कोई पद्य रचे होंगे। क्या थी फल्गुहस्तिनी कुछ पता नहीं चलता है। पद्य अच्छे थे तो याद रख लिए गए। सुभाषित संग्रहकारों ने कैसा महनीय कार्य किया है। 12वीं शताब्दी से लगा करके 19वीं शताब्दी के संस्कृत के सुभाषित संग्रहकारों ने हजारों हजारों लुप्त होते हुए श्लोकों को, कितनी कितनी कविताओं को बचा लिया। वो केवल लोगों की जबान पर थे, लोगों की जबान पर श्लोक रह गया, कवि का नाम भूल गया। बहुत सारे पद्य तो महिला कवियों के ही उनमें होंगे, लेकिन पता नहीं है कि महिला का रचा हुआ है कि पुरुष का रचा हुआ है। जो याद रह गए कि किसी महिला का है, फल्गुहस्तिनी नाम की महिला का है, तो उनके नाम से बच गया है। श्रृंगार और विरह की भी बहुत अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी होंगी। उनका यह पद्य है जिसमें कि बिंब विधान अनोखा बना है, रूपक और उत्प्रेक्षा की जमावट के कारण रमणीय है। मुखेन तन्वी शरपाण्डुरेण विमुक्त रत्नाभरणा विरेजे विलून राजीव वना दिनांते छाया शशांकस्य शरन्नदीव। कालिदास की बेदर्भी रीति और उपमानों का स्मरण करा देती हैं फल्गुहस्तिनी। वो कैसे उपमान दिए हैं। सरकंडे के सदृश पांडुर मुख से यह तन्वी चरहरे बदन वाली कृषकाय नायिका। सरकंडे का रंग तो अलग ही होता है, जिन्होंने देखा है। अब तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, बचपन में हमने गाँव में देखे हैं। होती तो घास जैसी है पर थोड़ा मोटा तना उसका होता है। हम लोग उसको चाकू से काट करके उसका धनुष बना लिया करते थे। और धनुष्बाण लीला, रामलीला बचपन में देखने के बाद कुछ चस्का लगा कि हम लोग भी धनुष बाण चला करके तीरंदाजी का अभ्यास करेंगे। तो सरकंडों के बने हुए धनुषों से हम लोगों ने तीरंदाजी का अभ्यास किया। बाद में फिर बांस के भी धनुष काट करके बनाए गए, पर सरकंडा बहुत आसानी से कट जाता था। उसकी बहुत सारी आकृतियां और भी बनाते थे, कुछ चारपाई खिलौने, आसानी से वह जुड़ जाता है। उसके तीर तो बन ही जाते हैं। शरकांड इसीलिए कहते हैं सरकंडा। तो सरकंडे के जैसी पीला रंग होता है हल्का, लेकिन पीला रंग भी नहीं होता है उसका, तो कुछ कह नहीं सकते शब्द उसके लिए क्या है, इसलिए शर पांडुर कहा है। पांडुर वर्ण जो है कई शेड्स के लिए आ जाता है, उसको फिर शर पांडुर कह दिया है। रंगों की पहचान है फल्गुहस्तिनी को। तो वैसा पांडुर पीताभ मुख है नायिका का। और विमुक्त रत्नाभरणा विरेजे, सारे आभरण उतार दिए हैं। विलून राजीव वना दिनांते, दिवसान के समय नोच लिए गए कमलों वाली। शरण नदीव शशांकस्य छाया, ऐसी उपमा दी है। दिवसावसान के समय मुरझाए हुए या नोचे गए कमलों वाली शरद की नदी जैसे शशांक की छाया। अब दो उपमान एक साथ दिए हैं और ये अलग तरह का उपमानों का प्रयोग है। छाया शशांकस्य शरण नदी, शशांक की छाया वाली शरण नदी, ऐसी फिर उपमा उससे उपमा बनती है। और जिसके कमल मुरझा गए हैं क्योंकि सांझ हो गई है, मुरझाए हुए कमलों वाली, चंद्रमा की छाया वाली शरद ऋतु की नदी की तरह से यह है। तन्वी का प्रयोग किया है। तन्वी शब्द का इसमें संज्ञा वैचित्र्य वक्रता है। नायिका का और कोई नाम नहीं दिया है, तन्वी उसको कह दिया है। बस तन्वी ही वह है। कृषकाय है, छरहरे बदन वाली है, विरहिणी है, यह बताने के लिए विमुक्त रत्नाभरणा यह विशेषण दिया गया है। और कोई शब्द नहीं है। शब्दों की मितव्ययिता खूब उन्होंने दिखाई है। एक एक शब्द से बहुत सारी बातें बता दी हैं। सारे आभूषण उतार दिए हैं, क्योंकि विरह में है, पति चले गए हैं या प्रिय चले गए हैं। यह जो विमुक्त रत्नाभरणा से विशेषण वक्रता का सौंदर्य इस पद्य में आ गया है।
और एक दूसरी व्यंजना भी यहाँ पर है। फल्गुहस्तिनी तो कालिदास की तरह व्यंजनाओं की कवि लगती हैं, क्योंकि तन्वी कह दिया है तो इतनी कृशकाय हो गई है विरह में कि आभूषणों का भी बोझ अब नहीं संभलता। कई बार लगता है थकान में कि कपड़े भी अब उतार दें, थोड़ा हल्के रहें, तो आभूषण भी उतार देती है, थक जाती है, कृशकाय कमजोर इतनी है। रत्नाभरण भी वजनी होने से भार लगते हैं। ये दोनों अर्थों की व्यंजना है कि विरहिणियां हैं, श्रृंगार नहीं करती इसलिए विरह में है, विरहोत्कंठिता नायिका है, या इतनी कृशकाय कमजोर हो गई है कि उतार दिए हैं उसने अपने आभूषण उसके कारण। और फिर भी सौंदर्य है, सुंदर तो लगती है, यह भी बात है। तो दो उपमाएं इस पद्य की जान है जिनमें कि विलक्षण शिल्प फल्गुहस्तिनी का हम देखते हैं। शरण नदी जैसी शशांक की छाया के समान, ऐसा उपमान फिर मानेंगे तो शशांक की छाया को उपमा शरण नदी से दी गई है, और शरण नदी के जैसी शशांक की छाया से फिर नायिका को उपमा दी गई है, ऐसा आशय लेंगे। एक अलग ही तरह का अलंकार है कि उपमान के लिए एक और उपमा दे दी जाए तो उसके जैसा जो उपमान है उसके जैसी इस अलंकार के लिए कोई नाम सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिवस्तु उपमा, उपमेय उपमा, अनन्वय आदि अलंकार जो बताए गए हैं उसमें यह नहीं अटता है। यदि ऐसा ही आशय फल्गुहस्तिनी का है, बाकी उनकी जो शब्द योजना है वो दोनों तरह से लग जाती है, क्योंकि शशांक की छाया जैसी शरण नदी या शरण नदी के जैसी शशांक की छाया, दोनों आशय लिए जा सकते हैं। यह प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो प्रतीप अलंकार हो जाता है, पर वो भी यहाँ नहीं है। उपमेय और उपमान का विपर्यास किया जाए तो उपमेय उपमा होती है, पर उपमेय उपमा के लिए दो वाक्य चाहिए, तो उपमेय उपमा भी नहीं है। तो एक नया ही अलंकार फल्गुहस्तिनी ने यहाँ पर रच दिया है, जिसको कि काव्य शास्त्रियों ने परिभाषित नहीं किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, बहुत सीमित मेरी अलंकार शास्त्र की जानकारी है। तो नायिका को दी जा रही उपमा के लिए एक और उपमा जोड़ी गई है, और फिर उस उपमा के भीतर एक उपमा है, तो गर्भितोपमा इसको कहा जा सकता है। यह नया अलंकार परिकल्पित किया जा सकता है कि उपमान के लिए एक उपमा दी जाए और फिर उस उपमान को उपमेय के लिए विन्यस्त किया जाए। वर्ण को साकार बनाती हैं। बिंब विधान जो फल्गुहस्तिनी का है वह अच्छा है। एक और पद्य उनका है जिसमें माला रूपक की छटा उन्होंने पिरोई है। त्रिनयन जटावल्ली पुष्पम निशावदन स्मितम ग्रह किसलयम संध्या नारी नितंब नखक्षतम तिमिरभिदुरम व्योम्न श्रृंगम मनोभव कार्मुकम प्रतिपदी नवस्येन्दोर बिंबम सुखोदय मस्तु। वर्णन अच्छा किया है, और रूपकों की लड़ी पिरोई है, माला रूपक हो जाता है। शिव की जटा रूपी वल्ली के, शिव की जटाएं यदि लता है तो उनमें जो फूल हैं वैसा यह है नवीन चंद्रमा का बिंब, और निशा के मुख की मुस्कान है, निशा वदन स्मितम, और ग्रह किसलयम, इसका अर्थ समझ में मुझे नहीं आया। तारों की कोपल जैसा, ऐसा कुछ कहना चाह रही हैं, या और कोई शब्द रहा हो, क्योंकि पाठ भी कहीं अशुद्ध लिखे गए हैं। और संध्या नारी नितंब नखक्षतम, संध्या रूपी नायिका, संध्या रूपी नारी के नितंब पर बना हुआ नखक्षत। और तिमिर भिदुरम व्योमन श्रृंगम, तिमिर को भेदने वाला आकाश का श्रृंग, सींग से जैसे किसी को चीरा जाता है, तो जैसे सींग से वह आकाश के पर्दे को चीर गया हो ऐसा। मनोभव कार्मुकम, कामदेव का धनुष, ऐसा। प्रतिपदी नवस्येन्दोर बिंबम, प्रतिपदा में नवीन चंद्रमा का यह बिंब, बहुत बारीक रेखा चंद्रमा की प्रतिपदा में होती है। दूज को तो फिर और स्पष्ट दिखता है। कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का चंद्रमा है यह, तो इसलिए उसको सींग से उपमा देती है। निशावदन की, रात्रि रूपी नायिका की मुस्कान की छटा से उपमा देती है। और शंकर की जटाओं को यदि कोई लता माने तो उसमें खिला हुआ फूल, उससे उपमा
उससे रूपक उसका बनाती है। मनोभव का, कामदेव का कारमुक्या धनुष उसको कहती है, और ग्रह कुशलय उसको कहती है। और ग्रह का अर्थ ढूंढना पड़ेगा, कोई और पर्याय उसका हो सकता है। शार्ंगधर पद्धति में और सुभाषितावली में, दोनों सुभाषित संग्रहों में यह पद्य भी फल्गु हस्तिनी के नाम से उद्धृत है। इससे यह तो स्पष्ट है कि शार्ंगधर पद्धति और जलन की सूक्ति मुक्तावली और सुभाषितावली के प्रणेता वल्लभ देव, ये तीनों फल्गु हस्तिनी से परिचित हैं। जितने पद्य उनके इनको मिले, उनके नाम से इन्होंने संग्रह कर लिए हैं। सांग रूपक यह हो गया है, अछूते उपमान इसमें है। निशा के मुख की मुस्कान और संध्या नारी के नितंब पर अंकित नखक्षत, ये बहुत ही अछूते उपमान है। दूज के चांद से वर्णन करते हैं ज्यादातर कवि, पर प्रतिपद या प्रतिपदा के चांद से उपमा दी है। बारीक और बहुत, उससे आशय है, और उसको भी नवीन इंदु का बिंब कह दिया है। विशेषणों की जो वक्रता है वह भी अच्छी बन पड़ी है। यह फल्गु हस्तिनी का काव्य है। मौरी का एक और कवि है, उन पर भी मैंने चर्चा नहीं की है। जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, महिला कवियों पर राजशेखर ने प्रशस्तियां लिखी हैं। 5 महिला कवियों का राजशेखर ने स्मरण किया है। उन्होंने शीला भट्टारिका और विद्या के बाद मोरिका का स्मरण किया है। शीला विद्या मोरिकाद्या, ऐसा कहा गया है। तो मोरिका के विषय में इतना तो निश्चित ही है कि वे 9वीं-10वीं शताब्दी के पहले हो चुकी थी, और कोई जानकारी इनके संबंध में नहीं है। जैसे फल्गु हस्तिनी के संबंध में और कोई जानकारी नहीं। पद्य उनके मिल गए हैं, और 3 पद्य उनके ऐसे हैं कि लगता है कि बड़ी कवि हैं, ऐसी अछूती कल्पनाएं हैं। और वो 3 पद्य इसीलिए बच गए हैं कि पद्य ही ऐसे हैं कि अलग से चमक अपनी दिखाते हैं, इसलिए स्मृति में रह गए बचे हुए। फल्गु हस्तिनी तो पहले कभी हुई होंगी, कहाँ 13वीं शताब्दी के जल्लण हैं, कहाँ 15वीं शताब्दी के वल्लभ देव हैं, कहाँ उसके भी कुछ बाद के शार्ंगधर हैं। इतनी शताब्दियों की काल सीमा को अतिक्रांत करके उनके 3 पद्य बच गए हैं। मोरिका की भी वही स्थिति है, 10वीं शताब्दी के पहले ये हुई होंगी। शार्ंगधर पद्धति में और सुभाषितावली में मोरिका के 4 पद्य मिलते हैं। विरहिणी नायिका का वर्णन किया है, और यह भी समझना चाहिए कि ये महिला कवि जब विरहिणी नायिका का वर्णन करती हैं तो अलग तरह का उनका अनुभव उसमें आता है। कम से कम ये जो मोरिका कवि हैं, उनके पद्य पढ़ते हुए ऐसे लगता है जैसे वे कविता की खिड़की से स्त्री के मन के आंगन में झांकती हैं। विलिखति न गणयति रेखां निर्भर वाष्पाम्बु धौत गंड तला अवधि दिवसानम माँ भूदिति शंकिता बाला। सुंदर छंदों का चयन, लय, कहती हैं कि विलिखति न गणयति रेखां, रेख तो बनाती जा रही है गिनती के लिए, लेकिन गिनती नहीं है, गिनती नहीं करती। क्या विचित्र मनस्थिति है। रोज एक रेखा बनाती कि आज एक दिन और बीता, उसकी भी लाइन खींच दी। कालिदास ने भी वर्णन किया है कि मेरे दिवसावसान की अवधि को गिनने के लिए रेखाएं बनाती होगी। गिनती जानती थी पहले की नायिकाएं, यह भी कवि इससे बता देते हैं। हिसाब किताब भी करती थी, गिनती भी कर लेती थी। तो गिनती तो रोज चाक से या किसी से रेखा गिनती के लिए खींचती जाती है, लेकिन यह विचित्र है, नायिका की रेखाएं कितनी हो गई जोड़ती नहीं है। जोड़ना भी जानती है, गिनती के लिए रेखाएं तो बनाती है पर गणना नहीं करती। गणना करने की बात ही नहीं आती उसके मन में। निर्भर वाष्पाम्बु धौत गंड तला, लगातार आंसुओं की धार से धुलते हुए कपोल वाली वह नायिका गिनती नहीं, अपनी ही बनाई हुई रेखाओं को जोड़ करके नहीं देखती कि कितनी रेखाएं अब तक मैंने खींच दी। हर दिन जो एक एक रेखा खींचती हूँ। क्यों? क्योंकि अवधि दिवसावसानम माभूत इति शंकिता बाला। कहीं अवधि के दिन
कि समाप्ति वाली रेखा तो मैं नहीं खींच गई हूं, वहां तक तो नहीं मैं पहुंच गई, ऐसी आशंका उसको होती है तो गिनने का फिर नहीं सोचती। वहां तक ना पहुंच जाऊं मैं और प्रिय नहीं आए, तब क्या होगा? फिर तो निराशा में मृत्यु हो सकती कि आज तो उनको आना था, आज अंतिम रेखा भी मैंने खींच दी। यदि 30वें दिन उनको आना था तो 30 रेखाएं मैं खींच चुकी, ऐसा गिन करके नहीं देखती है। यह विचित्र मनस्थिति। जितने दिन में प्रिय आने का बोल करके गए हैं उनकी गिनती करने के लिए गृहिणियां दीवार पर कोयले से, क्योंकि चूल्हा तो जलता ही था, कई बार कोयला उठा करके भी हम लोग दीवार पर लिख दिया करते थे। उस समय बचपन में हम लोगों ने वो जो समय देखा है उसमें, और कोयले का उपयोग धरती पर लिखने के लिए, सफ़ेद दीवार पर लिखने के लिए भी कर लिया करते थे, यद्यपि वह अच्छा नहीं माना जाता था। या जिससे भी वह गिनती करती है, रोज एक रेखा दीवार पर खींचती जाती है एक लाइन में, पर ऐसा नहीं कि गिनना नहीं आता हो उसको। इस डर से गिनती नहीं कर रही है कि जितने दिन बता करके गए हैं उतने दिन की रेखाएं कहीं खत्म ना हो जाएं और पता चले कि आज तक भी वो नहीं आए। ये जो अनिष्ट की आशंका है कि क्यों नहीं आए, तो कुछ हो तो नहीं गया, उस आशंका से क्या उसके चित्त की हालत होगी, कैसे उसको वह झेलेगी। ये सारा जो व्यंजनाओं की लड़ियां हैं उनके साथ स्त्री के मनोविज्ञान की बारीक पकड़, और उसमें बाला शब्द का जो प्रयोग किया है मोरिका ने, उससे इस पूरे छंद की मार्मिकता में 4 चांद लग जाते हैं। कुछ कच्ची उम्र की है, बाला तो षोडशी, 16 साल की करीब नायिका बाला कहलाती है। ऐसी कच्ची उसकी उम्र है, भावुक है, कोमल है। यह नायिका का वर्णन है मोरिका की शब्दावली में। अवधि दिन की गणना के लिए रेखाएं खींचती हुई नायिकाओं के वर्णन कितने ही कवियों ने किए। हाल की गाथा सप्तशती में गाथा में इसके वर्णन आए, कालिदास में वर्णन आए, लेकिन यह किसी ने नहीं कहा कि वो फिर गिनती नहीं करती अपनी ही रेखाओं की। ये तो मोरिका ने कहा है। वल्लभ देव की शारंगर पद्धति में भी यह उद्धृत है पद्य, और सुभाषितावली में एक और पद्य उद्धृत है मोरिका का। यह अच्छी 2 सखियों की बातचीत है। नायिका की सखी, 2 सखियों की बातचीत नहीं है। नायिका की सखी नायक से कहती है, प्रियतमस्त्वमिमामनघामर्हसि प्रियतमा च भवन्तमिहार्हति नहि विभाति निशा रहितश्शशि न च विभाति निशापि विनेन्दुना। हे अनग, आप प्रियतम हैं, आप इसके योग्य हैं। इमाम अनघाम त्वम अर्हसि प्रियतमा च भवन्तमिहार्हति, यह प्रियतमा है, यह आप इसके योग्य हैं। नहीं विभाति निशा रहिता शशि, निशा के बिना, रात के बिना चंद्रमा अच्छा नहीं लगता। न च विभाति निशापि विनेन्दुना, रात भी चंद्रमा के बिना अच्छी नहीं लगती। यह दूती है और नायक से कह रही है, सुंदर ढंग से बात कही गई है। यह तो प्रचलित उपमा है, कालिदास ने भी इसका प्रयोग किया है। निशा के बिना चंद्रमा नहीं, चंद्रमा के बिना रात अच्छी नहीं लगती। उपमा तो वही ली है, पिटी पिटाई ही उपमा है, लेकिन उसको जिस संदर्भ में जोड़ा है वह नया हो जाता है कि नायिका की सखी उसके प्रिय को समझा रही है। प्रिय यदि उसके पास नहीं आ रहा है, मन में कुछ मेल आ गया है, थोड़ा अनबन सी हो गई है, उसको समझाने के लिए शब्दावली अपनाई गई है। और जो शब्दों का प्रयोग किया है बहुत ही अच्छा है। प्रियतम और प्रियतमा दोनों के लिए कहा गया है। आप प्रियतम हैं और आप इसके योग्य हैं, और यह प्रियतमा है, यह आपके योग्य है। इस तरह से बात कही गई है। यह कहने का तरीका और सलीका। फिर उपमा तो जैसी बोलचाल में प्रचलित उपमा दी जा सकती थी, उसका प्रयोग नायिका की सखी ने कर लिया। निदर्शनालंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। एक और पद्य है, यह थोड़ा अनोखा है और इसमें थोड़ी ठिठोली है, और जो प्रेम में कुछ ऊल जलूल बातें की जाती हैं, लवर्स लूज टॉक इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और
वेंकटाचलम जी ने एक अच्छा शोध पत्र पढ़ा भवभूति के, किमपि किमपि मंदम मंदम आसक्ति योगाद अविरलित कपोलम जल्पतो रक्रमेण अशिथिल परिरंभ व्यापृतैकैक दोषणो, अशिथिल परिरंभ व्यापृतैकैक दोषणो रविदित गतयामा रात्रि रेव व्यरंसी। यह तो अद्भुत वर्णन है भवभूति का। तो उसके उत्तरार्ध में जो सौंदर्य, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें पूर्वार्ध में कहा गया कि कुछ तो भी बहुत धीरे धीरे फुसफुसा करके एक दूसरे से सटे हुए बतियाते हुए, ये जो किमपि किमपि है उसको यह मानना पड़ेगा कि कोई अर्थ नहीं है, कुछ तो भी बकते चले जा रहे हैं। यह प्रेम में तो यह होता है, जिन्होंने प्रेम किया है सचमुच में, दो मित्रों में भी यदि प्रेम हो तो जो मन में आए, भले गाली भी देंगे, कुछ भी कहेंगे, बस बात एक दूसरे से करना, बतियाते रहें। इसलिए भगवती ने कहा है कुछ तो भी वहाँ कहा है। वो लवर्स लूज टॉक है। शेक्सपियर ने इसके चित्र अच्छे खींचे हैं। तो यह ठिठोली जो प्रेम और श्रृंगार में होती है, उसमें जो उल जलूल बातें की जाती हैं, हालांकि पूरी तरह निरर्थक नहीं है, इसमें तो चुटकी बहुत अच्छी ली है मोरिका ने। और मोरिका बड़ी विचक्षण है, विटी हैं, जिसको कहते हैं, सूझबूझ वाली कवि हैं। तो कहती है, माँ गच्छ प्रमदा प्रिय प्रियशतैरभ्यर्थितस्त्वं मया बाला प्राङ्गणमागतेन भवता प्राप्नोत्यवस्थां परां किं चास्याः कुचभारनिस्सह तरैरङ्गैरनङ्गाकुलैस्तृट्यत् कञ्चुक जालकैरनुदिनं निःसूत्रमस्मद्ग्रहम्। हे प्रमदा के प्यारे, जाओ मत छोड़ करके घर, सैकड़ों चिरोरी विनती करके मैं तुम्हें रोक रही हूँ। प्रिय शतैरभ्यर्थितस्त्वं मया, इसको छोड़ करके मत जाओ हमारी प्यारी सखी को, क्योंकि इसके वासगृह से, इसके कमरे से बाहर निकल करके आंगन तक जैसे ही तुम आते हो तो इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। बाला प्रांगण मागतेन भवता प्राप्नोत्यवस्थां परां, कुछ ऐसी अजीब सी दशा इसकी हो जाती है कि अस्या कुछ भार निस्सह तरैहि अंगैहि अनंगाकुलैहि, कुछ भार से निस्सह हुए अनंगाकुल इसके अंगों से, त्रुट्यत कंचुक जालकैहि, जो कंचुकी के सिलाई टूट जाती है, जालियां टूटती हैं सूत से सिलाई की, तो उनको वापस सिलते सिलते हमारे घर के तो सारे धागे ही खत्म हो गए। सुई से हम सिलते हैं, मशीन तो कदाचित नहीं उस समय होती थी, लेकिन सिलाई अच्छी कर लेती हैं महिलाएं, कंचुकियां अपनी अपनी बना लेती हैं। तो इतनी बार इसकी कंचुकी के टूटते हैं धागे, जैसे ही तुम जाते हो वो सांसें भरती है, असह हो जाता है इसको दुख तुम्हारे जाने का। और कुछ भार से निस्सह अनंगाकुल अंगों के कारण कंचुक के बंधन इसके जो टूटते हैं और सिलाई उघड़ती जाती है, तो हम तो उसको सिलते सिलते हमारे घर के सारे गिट्टियां, रोल गिट्टियों के सब खत्म हो गए। ऐसा मजाक करती है, इसलिए कृपा करके मत जाओ। यह विनोद की छटा है और अतिशयोक्ति कहा जाएगा इसको, अतिशयोक्ति अलंकार, लेकिन हास्य की छटा के साथ में ऐसी अतिशयोक्ति तो अनोखी ही है। पड़ोसिन कह रही है कि जो सिलाई के धागे हमारे यहाँ से ले जाती है, हमको करना पड़ती है, तो इससे कृपा करो कि मत इसको छोड़ करके जाओ। शांगधर पद्धति में भी यह उद्धृत है। और एक और पद्य में लूंगा मोरिका का, उसके साथ ये चर्चा समाप्त करूंगा। वेदना और विवशता, हास्य की छटाएं, ताने उपालंब, वर्णन की कलाएं, स्त्री की वेदना, विरहिणी के हृदय के भीतर झांकना, यह मोरिका करती हैं। कैसी कवि रही होंगी, 4 कुल पद्यों के बल पर लगता है कि क्या कवि रही होंगी। वेदना और विवशता की यह अनूठी अभिव्यक्ति है। एक और पद्य यह है, यह किसी परदेसी का है, प्रवासी है। यामी त्यध्यवसाय एव हृदये बध्नातु नामास्पदम
वक्तुम प्राण समा समक्षमग्रणे नेत्थम कथम पार्यते। उक्तम नाम तथापि निर्भर गलत बाष्पम प्रियाया मुखम दृष्ट्वापि प्रवसन्त्यहो धनलव प्राप्ति स्पृहा मादृशा। बहुत मार्मिक उक्ति है। वो प्रेम की परख जो मोरिका की है, जो उन्होंने देखा होगा, और ये सब मध्यवर्गीय परिवार का जीवन है कि काम धंधे पर जाना पड़ता है। ये पूरे जो हमारे सुभाषित हैं, इनमें मिडिल क्लास सोसाइटी जो प्राकृत गाथाओं में भी है, या लोअर क्लास सोसाइटी, प्रेम तो अनुपम है उनका, बल्कि प्रेम असल में वही है। वहाँ कहाँ प्रेम होगा जहाँ 300, 400, 1000 रानियां हैं? किससे प्रेम करेंगे वो? वहाँ तो प्रेम बिखर गया है। एक ही नायिका है, स्वाधीन भर्तृका है, तभी तो यह सब होता है। ऐसी असह्य वेदना होती है, तभी तो रेखाएं खींचती और गिनती नहीं है। तो ये मिडिल क्लास मध्यवर्गीय परिवार भारत के, या निम्न वर्गीय परिवार भारत के, और उनकी ये कवि रही हैं। क्योंकि फल्गु, हस्तिनी, मोरिका ये किसी राज परिवार की तो नहीं लग रही हैं। होती तो बच जाता कि अमुक राजघराने की थी, जैसे विज्जिका के लिए बच गई स्मृतियां, शीला भट्टारिका के लिए भी उल्लेख मिलता, उसको भट्टारिका नाम में जुड़ा हुआ है, और ये बड़ी कवि मानी गई, प्रसिद्ध अधिक हो गई। पर मोरिका और फल्गु हस्तिनी की तो कविता की जो ताकत है, उसके बल पर वो बच गई हैं। पद्य तो उन्होंने लगता है कि और भी लिखे होंगे, लिख दिए होंगे, पर कहाँ सुरक्षित रहते। कुछ पद्य जो उनके ऐसे बचे रह गए हैं। तो जो विदेशी है कह रहा है, यामीत्यध्यवसाय एव हृदय बध्नातु नामास्पदम। अब चल दूं, अब चला जाऊं, ऐसा अध्यवसाय, ऐसा निश्चय किसी तरह हृदय में स्थान पा लेता कि अब आज चल ही दूंगा, काम धंधे पर तो जाना पड़ेगा, धंधा तो करना ही है, लेकिन कहूं कैसे उससे कि आज जा रहा हूं। वक्तुम प्राण समा समक्ष अग्रणे नेत्थम कथम पार्यते। ऐसा जी कैसे कड़ा कर लूं और ऐसा निर्दय कैसे बन जाऊं कि अपनी प्रिया से कहूं कि अब आज जा रहा हूं, मुझे काम धंधे पर जाना है, और किसी तरह जी कड़ा करके कह दूं, उक्तम नाम तथापि निर्भरगरद बाष्पम प्रियाया मुखम, कह दूं किसी तरह, लेकिन प्रिया उसको सुनते ही जो आंसू की धार उसकी आंखों से बहेगी, तो उसको देख करके भी चल देते हैं हमारे जैसे लोग। किसी तरह उसको ऐसा देख करके भी भले ही माथा पीटते हुए चलें, रोते गाते पछताते चलें, घर से तो निकल ही पड़ते हैं। तो कैसे हमारे जैसे लोग हैं, रुपए के टुकड़ों के लिए ऐसी प्रिया को रोती कलपती छोड़कर हमारे जैसे लोग चल देते हैं। उक्तम नाम तथापि निर्भर गलत बाष्पम प्रियाया मुखम दृष्ट्वापि प्रवसन्त्यहो धनलव प्राप्ति स्पृहा मादृशा। अपनी प्रिया का आंसू से भरा हुआ ऐसा मुख देख करके भी दरवाजे से बाहर निकल करके झट से चल देते हैं हमारे जैसे लोग। रुपये के टुकड़ों के लिए कैसे लालची होते हैं हमारे जैसे लोग। अपने आप को कोसता है, पैसा नहीं हुआ मेरे पास, एक एक पैसा कमाने के लिए मुझे जाना ही पड़ता है बाहर। ये विवशता, ये तो निम्न वर्गीय परिवार के जीवन की विवशता का चित्रण यहाँ पर किया गया है। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य फल्गु, हस्तिनी और मोरिका कितनी बड़ी कवि है, चिरस्मरणीय है हमारे लिए। जितने पद्य उनके 4-6 बचे रह गए, वो तो कैसे मिटेंगे हमारी स्मृति से। सभी को नमस्कार।